So very good evening to you all in our Good Night Pills Ogner classes. गुड इवनिंग कल सर। का एक गुड इवनिंग कल का एक ब्रेक हो गया बीच में ड्यू टू सम रीजंस। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एवरिज्म नंबर 8 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 8 से हम स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आज शुरू किया है कि अगर मैं बीच में किसी को डाउट आता है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और क्लास के एंड में हम लोग थोड़ी देर डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, अभी एक फ्लो में हम लोग चलते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एफरिज्म नंबर 8 ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। तो आप लोग अपने अपने बुक्स निकाल लीजिए। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हैनीमैन की, ये एफरिज्म नंबर 8 का ओरिजिनल वर्ड है। इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में या कहीं शॉर्ट नोट बना सकते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं। इट इज नॉट कंसीवेबल नॉर कैन इट बी प्रूव्ड बाय एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। अब सर क्या बता रहे हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। सर ने पहले आप लोगों को मिशन दिया। मिशन क्या दिया? टू क्योर द सिक। फिर उन्होंने बताया कि आइडियल क्योर कैसा होगा। फिर उन्होंने बताया कि आइडियल क्योर करने के लिए आपको क्या ज्ञान चाहिए। फिर आपने बताया कि अगर आपने क्योर कर लिया तो उस क्योर को प्रिजर्व कैसे रखना है। ये उन्होंने मोटा मोटा अपने एफरिज्म के अंदर बता दिया। अब वो डिटेल में उतरते हैं। अब वो कहते हैं कि क्योर करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी। तो उसमें दो शब्दों का उन्होंने नाम लिया, एक्साइटिंग कॉज एंड फंडामेंटल कॉज। एक्साइटिंग कॉज आपको एक्यूट डिजीज के अंदर दिख जाएगा, फंडामेंटल कॉज आपको निकालना पड़ेगा, विच इज जनरली ड्यू टू क्रोनिक मियाज्म। अब उसको निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें असिस्ट पड़ेंगी, क्या असिस्टेंस पड़ेगा, वो उन्होंने बता दिया। मोड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट, हिज फिजिकल मेंटल मेकअप, एज, सेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि जब आप इन चीजों को निकाल रहे होगे तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, क्या कैसा ऑब्जर्वर बन के उस केस को लेना है। ठीक है। फिर 7th में वो क्या बोले, वो बोले कि फिर एक शब्द दिया उन्होंने, मेंटेनिंग कॉज। वो कहते हैं जहां पे एक्साइटिंग कॉज ना हो, मेंटेनिंग कॉज ना हो, वहां क्या होगा, जरूर फंडामेंटल कॉज होगा। तो मेंटेनिंग कॉज क्या, वो अलग किया थोड़ा सा। उन्होंने बोला ऐसी चीज जो बार बार मेंटेन कर रही हो। जैसे उन्होंने एक शब्द दिया इनडिस्पोजिशन इन फुटनोट, मेंटेनिंग कॉज को समझाने के लिए। तो वो मेंटेनिंग कॉज हो गया। यदि एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज नहीं है तो फंडामेंटल कॉज होगा, जिसके लिए आपको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते हुए सिम्टम लेने होंगे, टोटलिटी बनानी होगी, उसके बेसिस पर दवा देनी होगी। यहां तक की कहानी हमारी हो गई। अब वो कहते हैं कि अगर हमने इसके हिसाब से दवा दी तो क्या होगा। उसके बाद वो कहते हैं इट इज नॉट कंसीवेबल। मतलब वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिलीव कर सको, और ना ही कहीं प्रूफ किया गया है बाय एक्सपीरियंस। किसी भी एनी एक्सपीरियंस, किसी के भी एक्सपीरियंस से ये प्रूव किया गया है समस्त विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, ना तो आज तक कोई अपने एक्सपीरियंस से प्रूव कर पाया और ना ये बिलीव किया जा सकता है क्या, दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द सिम्टम ऑफ डिजीज। किसके बारे में बोल रहे हैं कि जब आपने व्यक्ति के अंदर से वो डिजीज के सारे सिम्टम खत्म कर दिए, एंड, और नहीं लिख रहे, वो लिख रहे एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द सिम्टम ऑफ द डिजीज एंड ऑफ, एक तो हो गया सिम्टोमेटिक बात,
कि डिजीज के सिम्टम आपने क्या देखे, ठीक है, उन वो सारे रिमूव हो गए। और क्या रिमूव होगा? एंड ऑफ एंटायर कलेक्शन ऑफ द परसेप्टिबल फिनोमिना, जो हमने देखा, जो महसूस किया, फेल्ट, परसेप्टिबल, जो हमने देखा और महसूस किया, परसेप्ट कर पाए, समझ पाए, वो सारा फिनोमेना जो उस व्यक्ति के अंदर चल रहा था। देखिए, सिम्टम ऑफ डिजीज इज डिफरेंट थिंग, एंड जो हम समझ रहे हैं वो पूरा कलेक्शन, इसमें सारी बातें आ गई। पेशेंट के दिल की बात, उसकी इमोशन, उसकी मेंटल डिस्टरबेंस, सारी चीजें आ गई। अब आप अगर बुखार को लेते हो, जो कि एक सिम्टम है किसी डिजीज का, जैसे उसको टाइफाइड फीवर था, डिजीज हुई टाइफाइड। अब टाइफाइड फीवर के अंदर फीवर तो गया, दर्द हुआ, दर्द भी गया, भूख कम हुई, भूख भी लग उठी, मोशन नहीं थे, मोशन भी आने लगे। दीज आर ऑल सिम्टम ऑफ डिजीज। लेकिन अदर, इससे अदर देन और क्या परसेप्टेबल फिनोमेना हो सकते हैं? जैसे उसको लग सकता है कि उसका चिड़चिड़ा हो गया, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो गया, बात बात पे गुस्सा करता है, सबसे बात करना पसंद नहीं करता है, अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है, और उसको उस समय प्यास ज्यादा लग रही है या उसको ठंड ज्यादा लग रही है। ऐसा कोई डिजीज सिम्टम नहीं है ये, बट एंटायर कलेक्शन ऑफ परसेप्टिबल फिनोमेना, जो हमने परसेप्ट किया, जो हमने अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर बन के परसेप्ट किया था, ये वो सारे एंटायर कलेक्शन की बात हो रही है, अदर देन द डिजीज सिम्टम। तो वो कहते हैं कि ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा गले से ही नहीं उतरता, हार्ड टू बिलीव, और न किसी के एक्सपीरियंस से पूरे वर्ल्ड में प्रूव हुआ कि जब व्यक्ति के अंदर से सारे सिम्टम, ऑल द सिम्टम ऑफ डिजीज के सारे सिम्टम हटा दिए, और जो उसने, उसके साथ वालों ने पाया था उसके अंदर चेंज, वो भी हट गया। देयर शुड और कुड, देखो अब यहां पे और लिखा, एंड नहीं लिखा, देयर शुड, यहां पे उन्होंने एक प्रश्नवाचक लगाया, देयर शुड और कुड रिमेन एनीथिंग, कुछ और बचता है? मुझे नहीं लगता कुछ और बचता है। वो ये कहते हैं ऐसा कुछ भी बचेगा नहीं, एल्स बिसाइड्स हेल्थ, सिर्फ हेल्थ बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। फिर अगर उसके साथ में लगा रहे और क्या कह रहे हैं? दैट मॉर्बिड अल्टरेशन इन द इंटीरियर कुड रिमेन अनइरेडिकेटेड, सिर्फ हेल्थ बचेगी, और जो मॉर्बिड चेंज उसके अंदर थे, जो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे उसके इंटीरियर में, वो अमिट रह जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मिटे नहीं, वो निश्चित रूप से हट जाएंगे और हेल्थ उसकी वापस आ जाएगी, पूरी तरीके से क्योर ही कहलाएगा। वो इस बात को समझा रहे हैं, ये क्योर ही कहलाएगा। और ये क्यों लिखा इन्होंने? एक डॉक्टर ह्यूफ्लैंड थे, ठीक है, उनको बड़ी पेट में दर्द होता था डॉक्टर साहब की, डॉक्टर हैनीमैन की राइटिंग से। तो उन्होंने अपने एक जर्नल के अंदर पेज नंबर 27 पर, जिसका नाम था वाइड होम्योपैथी, उन्होंने कुछ लाइनें लिख दी होम्योपैथी के लिए। तो उसको समझाने के लिए डॉक्टर साहब ने ये एक्सप्लेनेशन दिया था ह्यूफ्लैंड के कमेंट पर। वो कहते हैं कि अगर
कोई कहे तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा, ना ही कहीं भी किसी भी एक्सपीरियंस के प्रूव हुआ है कि अगर सारी सिम्टम डिजीज के चले जाएं और जो मैंने उस अल्ट्रेशन देखा उसके अंदर जो खुद अल्ट्रेशन फील हो रहा था या उसके साथियों ने देखा वो भी चला गया है, तो भैया कुछ रह गया होगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ही रह गई होगी और तो कुछ बचेगा नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब इस पे लिखते हैं वो फुटनोट नंबर 5 इसको समझाने के लिए। तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग फुटनोट नंबर 5 को। अब इसके अंदर वो कहते हैं व्हेन द पेशेंट हैज बीन क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज, जब पेशेंट ठीक हो गया अपनी डिजीज से बाय ट्रू फिजिशियन, देखो हर आदमी की तो बात नहीं कर रहे वो, सच्चे फिजिशियन की कह रहे हैं। सच्चा फिजिशियन कौन? जो उनके हिसाब से चल रहा है सच्चाई पर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे फिजिशियन के पास जाकर के क्योर हो गया इन सच अ मैनर, किस मैनर में वो भी समझा रहे हैं, दैट नो ट्रेस ऑफ डिजीज, कोई ट्रेस नहीं बचा, कोई सिंगल उसका एक जिसे कहते हैं पदचिन्ह नहीं बचा डिजीज का। नो मॉर्बिड सिम्टम रिमेन, कोई भी खतरनाक खतरा वाला डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट उसके शरीर में बचा हो। एंड ऑल द साइंस जो हमने देखे थे ऑफ हेल्थ हैव परमानेंटली रिटर्न, और वो सारे साइन वापस आ गए हैं। उसकी हेल्थ नॉर्मल हो गई, उसकी बीपी नॉर्मल हो गया, उसकी पल्स नॉर्मल हो गई, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, जो बाकी उसकी टेक्सचर स्किन टेक्सचर जो भी उसके अंदर चेंजेस आए थे डिस्टर्ब हुआ था वापस पहुंच गया है। हाउ कैन एनीवन, कैसे कोई कह सकता है विदाउट ऑफरिंग एन इंसल्ट टू कॉमन सेंस, कह रहे हैं कि ये तो भैया कॉमन सेंस की इंसल्ट हो गई। ये एक फ्रेज है, उस टाइम पे कहा जाता था, एक फ्रेज है उस टाइम पे कहा जाता था ये बताने के लिए यार क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, कि ये तो कॉमन सेंस की बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो कॉमन सेंस वाले को भी पता है कि जब ये सब चीजें चली गई तो बचा क्या उसके अंदर। An insult to common sense affirm in such an individual the whole bodily disease still remain interior, अब भी कुछ बचा है, कैसे मान रहे हो, कैसे हो सकता है। एंड yet द चीफ ऑफ ओल्ड स्कूल, अब बात करिए उन्होंने ह्यूफलैंड की, द चीफ ऑफ ओल्ड स्कूल ह्यूफलैंड असर्ट्स, वो मानता है, ह्यूफलैंड मानता है अभी भी इतना सब होने के बाद भी, और लिखता है दिस द फॉलोइंग वर्ड्स, लिखता है होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम बट डिजीज रिमेन, और वो कहता है होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम रिमूव करती है, डिजीज रहती है। वाइडे होम्योपैथी में पेज नंबर 27। क्या मूर्खतापूर्ण बात है यार, इंसल्ट कर रहे हो कॉमन सेंस की। ऐसा हो ही नहीं सकता, जब सब चला गया उसके अंदर से कुछ बचा नहीं तो डिजीज कहां रहेगी। दिस ही मेंटेन, ये इसलिए है क्योंकि मेंटेन पार्टली फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, उसके अंदर सेल्फ सेल्फ जो एक डिग्निटी थी ना जिसे कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम, उसकी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंची है, उसकी बेइज्जती होती है, किससे, एट द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी टू द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, खुले में कह रहे हैं। तो आज अगर कोई एलोपैथ कहीं पर भी, देखो उस टाइम पे डॉक्टर हैनीमैन की भी मतलब लिए उन्होंने ये लिखा था, तो वो ये कहते हैं भैया इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये इनकी खुद बेइज्जती फील हो रही है, इसलिए ये इस तरह की बातें लिखते हैं। तो आज अगर कोई कहता है कि ऐसा ऐसा होता है तो मतलब ये सिर्फ यही वाली बात है कि इंसल्ट टू कॉमन सेंस। अभी एक किस्सा बता रहा हूं आपको, परसों क्लिनिक पे एक लेडी आई, उसके यूट्रस फाइब्रॉइड थे, तो उसके यूट्राइन फाइब्रॉइड के अंदर ऑलमोस्ट आधा चेंज आ गया, मतलब
2 महीने के अंदर आधे हो गए वो, और उसके 2 सिस्ट थी, दोनों सिस्ट खत्म हो गई। तो वो अपनी जब मैडम को दिखाने गई, मतलब गायनिक मैडम को रिपोर्ट दिखाने गई कि मैडम ये आप कहती थी ये जाएगा नहीं, ये ऐसे से जा रहा है देखो, तो मालूम है उन्होंने क्या बोला? बोले कि नहीं नहीं देखो, होम्योपैथी इसको कम कर लेती है और सिस्ट तो ठीक कर लेती है, लेकिन देखो इसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस की जो स्वेलिंग है उसको नहीं ठीक कर पाएगी, और वो ज्यादा खतरनाक है। मतलब आप बोलोगे, अब आप बोलोगे कि नहीं, एन इंसल्ट टू कॉमन सेंस। अरे जब इनको ठीक कर रही तो उसको नहीं ठीक करेगी? रुक तो जाओ, तसल्ली तो रखो। तो मैंने उनसे पता क्या बोला, मैंने उनसे कहा मैडम, आपकी मैडम कम से कम ये तो मान गई कि यूट्राइन फाइब्रॉइड और ये सिस्ट ठीक कर रही है होम्योपैथी। बहुत से लोग तो ये भी नहीं मानते हो, हम लोग ठीक करते रहते हैं। तो हमें दुनिया के मानने और न मानने पे नहीं जाना, हमें अपना काम करना है। क्यों? ये मॉर्टिफाइड फील होते हैं, इनकी मॉर्टिफिकेशन होती है किससे? एट द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी टू द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। भैया उस टाइम पे होती थी, आज से 250 साल पहले, तो आज मिर्ची क्यों नहीं लगेगी साहब? जब 250 साल पहले मिर्ची लग रही थी तो बिल्कुल लगेगी आज भी। ठीक है ना? तो ये सर बता रहे हैं, इसमें क्लियर बोल रहे हैं उन लोगों के लिए। और अभी देखना आगे क्या शब्द यूज करेंगे। पार्टली बिकॉज ही स्टिल होल्ड, कहते हैं आधा तो इसलिए है, ऐसा ऐसा इसका सोचना, ह्यूफलैंड का सोचना आधा इसलिए है क्योंकि पहली चीज तो उसको इंसल्ट फील हो रही है, उसको उसको अंदर से उसके आत्मसम्मान को झंझोड़ दिया है इस बात ने कि होम्योपैथी आगे चल रही है। और आधा पार्टली बिकॉज, आधा क्या, उसके अंदर स्टिल होल्ड, दिमाग में अभी भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है? थॉरोली मटेरियल नोटोशन, मटेरियल नोशन, नोशन माने बिलीफ, मटेरियल बिलीफ है उसका, रेस्पेक्टिंग टू डिजीज, जो दिखता है उसे मानता है। ठीक है? विच ही इज स्टिल अनएबल टू रिगार्ड, जिसकी वजह से वो अभी भी रिगार्ड नहीं कर रहा किसका? एज अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑर्गेनिज्म वेयर इन इट इज अ डायनेमिकल अल्टर्ड। अभी भी उसको लग रहा है कि ये कोई मटेरियल ही कर रहा है इसको डिस्टर्ब, वो डायनेमिसिटी नहीं थी उसके अंदर। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये डायनेमिक अल्टरेशन था, उस मॉर्बिड डीअरेंजमेंट से, उस परेशान करने वाले तत्व से वाइटल फोर्स डीअरेंज हुई थी। ठीक है? एज एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ, उससे हमारी हेल्थ की स्टेट थोड़ी सी अल्टर्ड हुई थी, तो वो डायनेमिकली अल्टर्ड हुई थी। उस डायनेमिकली अल्टर्ड होने की वजह से उसका एक्सप्रेशन था जो आपको दिख रहा था। ठीक है ना? जिसको वो आज भी मटेरियल सोच से देख रहे हैं। तो आधा तो उनके अंदर ये है मटेरियल सोच, रूढ़िवादी सोच, मटेरियलिस्टिक, और आधा उनके अंदर मॉर्टिफिकेशन है, इंसल्ट है, बेइज्जती फील कर रहे हैं अंदर से। इन सब का मिक्सचर हो रहा है। बट ही व्यूज द डिजीज एज ऑफ समथिंग मटेरियल, इसीलिए उसको लग रहा है कि कुछ मटेरियल है। विच आफ्टर द क्योर इज कंप्लीट, जबकि कंप्लीट क्योर उसके अंदर हो गया, अभी भी उसको लग रहा है मे स्टिल रिमेन लर्किंग, लर्किंग माने छिपा हुआ, मे स्टिल रिमेन लर्किंग इन सम कॉर्नर ऑफ इंटीरियर ऑफ द बॉडी। इतनी बड़े शरीर के किसी कॉर्नर के अंदर वो मटेरियल जाके छुप गया है इनकी दवाई से, डर के मारे। डिजीज गई नहीं है, उसको लगता है ह्यूफलैंड को। भैया जब सब चला गया उसके अंदर, भले ही मॉर्बिड डीअरेंजमेंट किया था उसने, लेकिन वो मॉर्बिड अब सब्सटेंस अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमने
वापस से उसको नॉर्मल स्टेट में पहुंचा दिया है। अब उसको, लेकिन ह्यूफ्लैंड को क्या लग रहा है कि अभी भी इंटीरियर ऑफ द बॉडी बैठा है वो कहीं, इन ऑर्डर, किस लिए, कि सम डे ड्यूरिंग द मोस्ट विग्रस हेल्थ टू बस्ट फोर्थ एट इट्स प्लेजर विद इट्स मटेरियल प्रेजेंस। जब उसका मन करेगा तो दोबारा से निकल के आएगा, दोबारा से परेशान करेगा हमें, यानी कि डिजीज अभी अंदर है, ये सोचते हैं ह्यूफ्लैंड। और क्यों सोचते हैं बता दिया ना, आधा तो ये मटेरियलवादी सोच की वजह से, और आधा अपनी बेइज्जती की वजह से, उनकी बेइज्जती फील हो रही है इसलिए। सो ड्रेडफुल, वो कहते हैं वेरी बैड, अनप्लीजेंट, सो ड्रेडफुल इज स्टिल द ब्लाइंडनेस ऑफ ओल्ड पैथोलॉजी। उनको कहते हैं अंधे हैं ये, अंधे हैं ये, इनको दिखता नहीं है, सिर्फ पैथोलॉजी दिखती है और कुछ नहीं दिखता। नो वंडर। अब ये जो लाइन लिख रहे हैं ना रेड कलर में, इसमें देखना क्या बात लिख रहे हैं। जो बात उन्होंने ऊपर बोली है कि इनको बेइज्जती फील होती है, इनको जलन फील होती है होम्योपैथी की सक्सेस से, तो वह उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं नो वंडर दैट इट कुड ओनली प्रोड्यूस अ सिस्टम। ऐसे लोग ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, सिर्फ सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स, ऐसा सिस्टम बना सकते हैं विच इज सोलली ऑक्यूपाइड, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ख्यालात हैं जो क्या करें, विद स्कोरिंग आउट द पुअर पेशेंट, उनको पूरी तरीके से झड़ा लें, निचोड़ लें, स्कोरिंग मांझ दें, पूरा झड़ा लें अच्छी तरीके से। मतलब वो गरीब लोगों को लूट लो, लुटेरे हो तुम, इन शब्दों से ये बोल रहे हैं वो। उनको लूटना जानते हैं सिर्फ और सिर्फ। अब बताओ क्लियर बोला है कि नहीं बोला? कितना खुल के बोलते थे डॉक्टर हैनीमैन, डरते थे किसी से, इसीलिए बोलते थे ऑडे सवेरे, डेयर टू बी वाइज। बुद्धिमान होने की हिम्मत तो करो, अगर बुद्धिमान हो तो डरते क्यों हो? क्या कर लेंगे ये हमारा? तो ओल्ड स्कूल फिजिशियन को उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, लुटेरे हैं ये, लुटेरे, उन गरीब पेशेंट्स के लुटेरे, उनको भी निचोड़ के रख लेना चाहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है इनको कि अब क्या बचा है इसके अंदर। तो ये रिएक्शंस था, ये ह्यूफ्लैंड के उस छोटे से आर्टिकल का, वाइड होम्योपैथी के अंदर 2 लाइन उन्होंने लिखी थी, 2 पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ और 19 पैराग्राफ, पेज नंबर 27 पर उन्होंने लिखा था। उसका ये रिएक्शन उन्होंने दिया कि जो ये कहते हैं कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम बट द डिजीज रिमेन, तो ऐसा नहीं है। पहले समझो ये डिजीज क्या हो रही है, क्यों हो रही है। डिजीज इज समवॉट इन डायनेमिक नेचर, हवा में नहीं है, ये हवाबाजी बहुत कर ली तुमने, ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा। तो इसको हम प्रैक्टिकली और देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज का क्या नेचर समझ में आया। एफरिज्म नंबर 8 is a continuation of the foundation laid in previous aphorisms। ये कंटिन्यूएशन है, जैसे मैंने अभी को बताया ना कि वो भाई कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, तो आप 7 के बाद ये बोलते हैं कि जो क्योर कर दिया तो उसके बाद बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो उसको एक डायनेमिक फॉर्म में देखो, एक मटेरियल फॉर्म में मत देखो। अब जो डायनेमिक शब्द इन्होंने दिया ना, अगले एफरिज्म से उनको समझाना शुरू करेंगे। इसी एफरिज्म के अंदर उन्होंने एक फुटनोट के अंदर वाइटल फोर्स शब्द दे दिया, आप उसको आगे समझाएंगे कि वाइटल फोर्स क्या है। तो इट्स अ फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग के पैराग्राफ में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी हैं जो हमें धीरे धीरे समझ में आएंगी और बहुत प्रैक्टिकल बात है। और आज देखो एक अलग ही उनका नजर आ रहा है, क्रिटिसाइजर समझ में आ रहे हैं, कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, खुल के बोलने वाले, सामने सामने जिसे कहते हैं ना धज्जियां उड़ा देना, ऐसे धज्जियां उड़ाने वाले थे जिनको ये लगता है ना कि बहुत चुपचाप रहने वाले, शांत रहने वाले थे ना, धज्जियां उड़ा देते, इसीलिए उनको परेशान होकर बाहर करना पड़ा था इन्हें जर्मनी से। हैनीमैन एक्सप्लेन द इनविजिबल डायनेमिक नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीज। यहां पर उन्होंने एक फाउंडेशन रख दिया
डायनेमिक नेचर बताने का। यहां से अब बताना शुरू करेंगे कि कैसे डायनेमिसिटी, क्या डायनेमिसिटी होती है। और यहां वो बता रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगेन ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। वो कहते हैं जो भी चीज आपने देखी थी वो सब गई ना, तो अगर आप अच्छा ऑब्जर्वेशन करोगे तभी तो देख पाओगे क्या क्या गया। तो दोनों जगह अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ड्यूरिंग केस टेकिंग एंड ड्यूरिंग योर फॉलो अप। फॉलो अप में पेशेंट कुछ बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग कुछ बोल रही है, ऑब्जर्वेशन कुछ बोल रहा है, तो मामला गड़बड़ है भैया, समझ के चलो, ठीक है। द डायनेमिक नेचर ऑफ डिजीज, डिजीज इज नॉट अ थिंग, कोई एक मटेरियल नहीं है वो, बट अ प्रोसेस, इनविजिबल प्रोसेस, एक डायनेमिक प्रोसेस है। अगर किसी के अंदर वो जो अभी हमने बात करी कि टाइफाइड हुआ और वो सारे सिम्टम मिले, तो टाइफाइड हुआ क्यों, आंखों में तकलीफ क्यों आई। एक अभी कल मैंने रेक्टम कार्सिनोमा देखा था, तो उसकी एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं, मुझे याद आ गया ये डायनेमिसिटी के ऊपर। मतलब वो लेडी बोलती है कि भाई मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, मुझे कोई मेंटल डिजीज ही नहीं है, मतलब मुझे कोई मेंटल सिकनेस ही नहीं हुई, मुझे कोई बात बुरी लगती नहीं है, मेरे सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ किसी ने गलत किया ही नहीं। और उसका हस्बैंड बोल रहा है कि भैया इसके भैयाओं ने इससे राखी तक नहीं बांधी, राखी लौटा दी इसकी पिछले साल। मतलब आपस में लड़ाई होना, बोलचाल होना बंद होता है, वो समझ में आता है, इसकी राखी तक लौटा दी, इसको वापस भेज दिया कि नहीं तुमसे राखी नहीं बंधवानी, जाओ वापस जाओ। जैसे आई थी वैसे वापस लौट गई, मेरे साथ किसी ने गलत किया ही नहीं। तो व्हाट इज दैट, बताइए, कोई इस सिम्टम को रूब्रिक में चेंज करे, व्हाट इज दैट, क्या है ये। मुझे कोई, उसे कुछ लगता ही नहीं कि कुछ हुआ, बताओ क्या है ये। यार इंडिफरेंस है। मेरा क्वेश्चन ये था, अब मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। एक मिनट होल्ड रखना। स्क्रीन शो हो रही है क्या? नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? नहीं हो रही। नहीं हो रही ना, अभी हो रही है? जी हाँ। ठीक, तो बीच में थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो ये क्या है, मैंने उससे पूछा कि क्या बचपन से ऐसी है, मतलब स्टार्टिंग से ऐसी है कि हाँ ये शुरू से ही ऐसी है, उसको फील ही नहीं होता, अंदर ही अंदर रहती है सब चीजें। तो अब देखो, कैसे आप कह सकते हो कि डिजीज उसको, क्या किसी ने कुछ खिला दिया, बाहर का खाती नहीं कभी, हमेशा घर की चीजों में अच्छी कुकिंग करने वाली है, तो घर खुद ही बनाती है हर चीज को। तो आप सोचिए उसको कहां से आया, जब कोई ये कार्सिनोजन है ही नहीं तो कहां से कैंसर बनेगा, कुछ तो था जो अंदर बनाया। तो दिस इज इनविजिबल, दिस इज डायनेमिक प्रोसेस, अंदर अंदर चल रहा है वो प्रोसेस। इट मैनिफेस्ट थ्रू साइन एंड सिम्टम ऑन फिजिकल एंड मेंटल प्लेन। These signs are outwardly reflection of inner disturbance of the vital force। ये vital force का disturbance जो शुरू हो गया ना एक साल पहले कि राखी लौटा दी, वहीं से स्टार्ट हो गया, और ये धीरे 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 साइन एंड सिम्टम के थ्रू हमारे पास आ रहा है। ये प्रोसेस चल रहा है, दिस इज प्रोसेस, ये एक दिन का काम नहीं है, एक प्रोसेस है। द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग द होल, the treatment must focus on totality of symptom, not isolated parts।
द डिजीज प्रोसेस इन्वॉल्व्स होल पर्सन, बॉडी, माइंड एंड इमोशन। अब खाली मैं बॉडी देखूं रेक्टल कार्सिनोमा तो दे दूं उसको मर्कसोल, नाइट्रिक एसिड, इसके हिसाब से चीजें चले, है ना। अभी बाद में बात करना बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। माइंड एंड इमोशन, उसके मेंटल सिम्टम, उसके इमोशनल सिम्टम, सारी चीजें उसकी डिजीज प्रोसेस का हिस्सा है। एवरी सिम्टम, इवन द स्मॉलेस्ट, प्रोवाइड्स अ क्लू टू द डिस्टर्ब वाइटल फोर्स। मैंने कहा ना, एक छोटा सा सिम्टम, छोटा सा स्मॉलेस्ट, वो क्लू है हमारे डिस्टर्ब वाइटल फोर्स का। राखी लौटी तो लौटी कैसे? किसी को भी लौटाएंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो ये डिस्टर्बेंस था, यहां से स्टार्ट हुआ। द हाउ दिस गाइड प्रैक्टिस, द फिजिशियन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर नहीं होगा ना तो ना तो पता चलेगा क्या आया और क्या चला गया। अगर शुरू में उसने ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी ना, जब आप केस लिखते हो तो साथ में ऑब्जर्वेशंस भी लिखो अपनी, साइंस के फॉर्म में, जो आपने परसेप्ट किया उसके फॉर्म में, और उसके बाद पेशेंट को देखो। कई बार पेशेंट हमारे पास आता है, बोलता है डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं है, लेकिन उसका चेहरा रिलैक्स दिखता है। वो अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर होगे तभी ऑब्जर्व कर पाओगे, और हबड़ तब में देखोगे और कुछ सिर्फ उसकी वर्जन पे जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप तसल्ली से एक एक सिम्टम दोबारा से क्लैरिफाई करते हो, क्या ये है? बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, अब ऐसा है। चूंकि वो झेल रहा है ना, इसलिए वो ये कहेगा भाई जितनी जल्दी निजात मिले। वे कहेगा नहीं आराम है, क्योंकि उसको निजात तो मिला ही नहीं सारे सिम्टम से। बट आप समझ रहे हो कि चेहरा रिलैक्स और माइल्ड हो गया है, मतलब ऑब्जर्व करना कितना जरूरी है आप समझ सकते हो, और वो भी अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर। फोकस शुड बी इंडुलाइजेशन ऑफ द केस, इंडुलाइजेशन ऑफ द केस के ऊपर फोकस होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द रेमेडीज बेस्ड ऑन कंप्लीट पिक्चर, नॉट ऑन डिजीज नेम। डिजीज नेम पे नहीं देना, रेक्टल कार्सिनोमा पे नहीं जाएगी दवा, उसकी डिजीज प्रोसेस पे जाएगी। तो की टेक अवे क्या है? डिजीज इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स, सिम्टम्स आर एक्सप्रेशन ऑफ इंटीरियर इनर डिसऑर्डर, एंड क्योर इज अचीव्ड बाय एड्रेसिंग द होल पर्सन। अब जब क्योर मिल गया तो बचा क्या उसके अंदर? कुछ नहीं। अब पूछो क्या पूछना है, क्या नहीं समझ में आया किसी? पूछो सुरभि, क्या पूछ रहे थे? हमने कॉज मिला था हिस्ट्री में रेक्टल कैंसर के केस में। अरे भैया वो कह रही है कोई कॉज है ही नहीं, और उसका हस्बैंड बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा ये कब से है? कि साल भर से हुआ, उससे पहले कुछ नहीं था। साल भर पहले क्या हुआ? कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट हुई, उसके बाद डायरिया रहने लगा, उसके बाद ब्लड आने लगा। एक एक सिस्टम बनाओ ना, पहले कोई चीज रोकी गई। कॉन्स्टिपेशन इज व्हाट? स्टेसिस। पहले किसी चीज का रोकना हुआ, थॉट्स रुके, फिर थॉट्स जाने लगे, लेकिन जो मॉर्बिड कर गए, जो मॉर्बिड रीअरेंजमेंट करना था उसने कर दिया, फिर ब्लड आ गया, मॉर्बिडली आ गया ना। दिस इज प्रोसेस। तो इसमें कहां ढूंढोगे? यहां पे कोई एलिमेंट फ्रॉम नहीं आएगा। दिस इज नॉट छोटा मोटा केस। यहां पे भैया चेंज हो गया पूरा सिस्टम, मियाज्म चेंज कर दिया उसने। फंडामेंटल मियाज्म को देखना पड़ेगा आपको, उसकी सिस्टम समझना पड़ेगा एज अ होल, कि ये प्रोसेस क्यों चेंज हुआ, क्या जरूरत पड़ी, क्या हर बार ऐसे ही प्रोसेस चेंज होता है इसके अंदर? यही तो बोला कि क्या वो कैसे रहती है, कैसे बात करती है, कहाँ काम करती है, क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, क्या उसके वो मतलब जीवन का परिचय है, कैसे दुखों को झेलती है, कैसे सुखों को झेलती है। हर चीज को समझते हुए आपको उसका प्रवृत्ति समझ में आएगी, उसके बेस पे आपको देना है। नॉट ऑन इमोशन, नॉट ऑन फिजिकल सफरिंग, नॉट ऑन मेंटल एलिमेंट। एलिमेंट नहीं है यहां पे। तो कॉज का करोगी क्या? कॉज तो सिर्फ शिफ्टिंग गियर के लिए है, उसने गियर शिफ्ट कर दिया।
ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन उसने सोचा कि मेरी राखी लौटा दी उसी दिन कैंसर हो गया। प्रोसेस शुरू कर दिया भाई उसने। इसी को तो बोलते हैं आउटबर्स्ट ऑफ लेटेंट सोरा। और प्रोसेस देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज व्हाट? छोरा। साइकोसिस। वो साइकोसिस में है तो जल्दी सिफिलिस में जाएगा ना। जो बंदा सोरा में होता उसको साइकोसिस आती पहले, तो वो तो पहले से ही साइकोसिस में आ गई। तो 1 साल का समय लगा, एक दिन नहीं है, 1 साल का समय लगा उससे सिफिलिस बदलने में। उसको पहले ही रोका जा सकता था अगर राइट रेमेडी या ट्रू फिजिशियन के पास चली जाती। इसीलिए सब लिखा है सबने कि भैया हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक का ठेका नहीं लिया मैंने। मैं बात कर रहा हूं अगर वो ट्रू फिजिशियन के पास गया है तो ट्रू फिजिशियन का ठेका लेते हैं वो कब कहते हैं कि सबका ठेका ले रहा हूं? वो सबको जानते ही नहीं कौन क्या है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना? किसी को समझ में ना आया हो, कुछ और समझ रहा हो? सर इंडिग्नेशन लिए होंगे ना उसमें? नहीं, क्यों लेंगे यार इंडिग्नेशन? इंडिग्नेशन का मतलब बताओ, क्यों लेंगे इंडिग्नेशन? इंडिग्नेशन मतलब बताओ, किसने पूछा है? पहले नाम बताइए। सर मैं लाकेश। हाँ राकेश जी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिग्नेशन? इंडिग्नेशन से आप क्या समझते हैं? हैं जी? आप डायरेक्ट बोले, वो ना बोले। माइक पे मतलब आप जो भी यूज कर रहे हो उसको टूट रही है आवाज। सर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है ऐसा सोच रहा था। नहीं, वो इंडिग्नेशन तो नहीं है, उसको इंडिग्नेशन नहीं बोलते। जी यही तो बात है यार। देखो हम कोई चीज उठाते हैं ना, उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। व्हेन टू यूज इंडिग्नेशन? इंडिग्नेशन इज अ टाइप ऑफ शॉक विद एंगर। हाँ शैव्या क्या कह रही है? बस में तिरस्कार की फीलिंग आई होगी। तिरस्कार। तिरस्कार जहां शॉक विद एंगर हो, जी बस। और जहां शॉक होगा वहां चीज तुरंत आएगी, या वो खुद बोलेगी उसने तो शॉक फील ही नहीं किया। कहां किया फील बताओ? कहां उसने बोला कि मुझे गुस्सा आ रहा था? उसने कहा नहीं सब अच्छे हैं, वहां भी अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, मुझे कोई फर्क ही नहीं। अब इसको इंडिफरेंस मत ले लेना। इंडिफरेंस होता तो समस्या नहीं पैदा होती। इंडिफरेंस भी नहीं है, समस्या तो बनी। मैं शुरू में ही बता चुका हूं, दिस इज सप्रेस्ड इमोशंस। ऐसी लेडी है जिसके इमोशन खत्म हो चुके हैं, दबा चुकी है वो ने, लेकिन इमोशन तो है ना। सप्रेस्ड इमोशन में इमोशन नहीं होते क्या? इमोशन होते हैं, दबा दिए जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा भैया कि प्रोसेस क्या है, एक दिन का काम नहीं है। डॉक्टर लाकेश, इंडिग्नेशन उठाने से पहले समझो व्हाट इज इंडिग्नेशन, तब उसको, और पहले उसको समझो क्या हम, दिस इज, मैंने एक स्लाइड, एक आध दिन पहले मैंने एक स्लाइड डाली थी, मिरर इमेज। जब तक आपको सेम फीलिंग नहीं मिलेगी, दिस इज होम्योपैथी भैया। होम्योपैथी, होम्यो मीन्स सेम सफरिंग। जब तक सेम सिमिलर सफरिंग आपको नहीं मिलेगी, आपको नहीं उठाना है। ऐसा ही सफर करे जैसा आपके इंडिग्नेशन में है, तो इंडिग्नेशन उठेगा। तिरस्कार की अंदर किसी आपका तिरस्कार होगा ना, तो तुरंत आपका रिएक्शन आएगा। पर रिएक्शन आया नहीं। रिएक्शन इज व्हाट? इमोशंस। हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो इमोशन निकले ही नहीं, तो क्या हो गया? इमोशन सप्रेस्ड।
उसको ठीक होने दो, फिर उसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी का कोई और क्वेश्चन? चलिए, होपफुली आपको समझ में आया हो, आज कुछ चीजें नहीं मिली होंगी। जी सर। चलिए ठीक है, फिर विदा लेने का वक्त आ गया। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही पढ़ें। आप लक्ष्य बना लीजिए कि आप जो पढ़ते हैं उसको एक बार रिवाइज करें, उसका नोट बनाएं और उसको अपनी प्रैक्टिस में उतारें। ये सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं है, नोट्स बना के रद्दी इकट्ठे करने के लिए नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए है। आपको उसको उतारना है और प्रैक्टिस में लाना है, तब हमें फायदा होगा। और एक मुहिम तैयार करें, मूवमेंट ऑफ राइट होम्योपैथी, कि आप ये मैसेज जो आप लर्निंग सीख रहे हो, अपने किसी 2 अच्छे फ्रेंड को, कम से कम 2 फ्रेंड तो अच्छे होंगे सबके पास, वो 2 अच्छे फ्रेंड से डिस्कस करोगे और वो अपने 2 अच्छे फ्रेंड को डिस्कस करेंगे। ऐसी एक चेन बनाइए। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दोस्तों को जाके डिस्कस करना है। नहीं डिस्कस कर सकते, दूर हैं, तो वीडियो को मैं शेयर करता हूं, आप उठा के शेयर कर दो और बोलो जरूर पढ़ो और सीखो इससे। ठीक है, इतना काम आपको होम्योपैथी के लिए करना है। ठीक, और देखो डॉक्टर हैनीमैन ने कितनी बातें बोली हैं, तो इन लोगों से डरना छोड़ दो। रॉबर्स, ऐसे ऐसे शब्द यूज किए उन्होंने, बताओ क्या। तो चलो, मजा आया ना आज के सेशन में? मजा आया? चलो यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगेन कल मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, Good night, boss. राधे राधे, थैंक यू।